दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी खबरों के विश्लेषण के अपने कार्यक्रम के साथ आपके सामने। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार की। 10 साल की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी ही काम नहीं कर रही। इन 10 वर्षों में उनके जो सामाजिक बदलाव हुए, सिर्फ वही काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भावनात्मक अभियान भी हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात लॉबी के खिलाफ उठकर खड़े हो चुके हैं। आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, बड़ा ताजा पिछले हफ्ते ही हुआ, जो भावनात्मक अभियान, जो अस्मिता के प्रश्न विभिन्न प्रांतों के जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ सिर उठा रहे हैं, मैं उनकी चर्चा शुरू कर रहा हूं राजस्थान के चुनावों से, राजस्थानी अस्मिता से। राजस्थान के पिछले विधानसभा के चुनाव जैसे खत्म हो रहे थे, अब प्रचार जैसे ही खत्म हुआ, उसके कुछ मिनट पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें काफी अपने अनाउंसमेंट किए, काफी बड़ी बात की। लेकिन राजस्थान की अस्मिता के सवाल को उन्होंने कितने छद्म, कितने कनिंग तरीके से उठाया। उन्होंने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में था, उस वक्त मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं गुजरात गया था एक चुनाव में। उस वक्त यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह थे जिन्होंने मुझे कई बार वो किया, मुझे मेरा बुराई की, मेरी आलोचना की और कहा ये मारवाड़ी राजस्थान से आया है, ये हमें क्या समझाएगा। वो बात उन्होंने याद रखी और अभी राजस्थान के चुनाव में, चुनाव खत्म होने के 2 दिन पहले, चुनाव प्रचार खत्म होने के 5 मिनट पहले ये बात कही। तो सीधी सी एक बात सामने आती है कि अशोक गहलोत ने मारवाड़ी अस्मिता का प्रश्न खड़ा कर दिया कि मारवाड़ी अस्मिता को गुजराती अस्मिता ने कोसा था, गाली दी थी, आलोचना की थी, तो अब क्या होना चाहिए, हम मारवाड़ी अस्मिता या राजस्थानी अस्मिता क्या करें। तो ये प्रश्न उन्होंने जनता के सामने छोड़ दिया और बड़े बड़े विद्वजन और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अशोक गहलोत ने राजनीति में एक बड़ा काम कर दिया। उन्होंने मारवाड़ी अस्मिता का प्रश्न उठाकर गुजराती अस्मिता को 2024 के लोकसभा चुनाव में दबाने का प्रश्न कर दिया। उन्होंने अब राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, उन पर 2024 में यह प्रश्न मंडराता रहेगा कि राजस्थानी अस्मिता भारी है या गुजरात की अस्मिता। तो मित्रों, 25 सीटों वाला यह राजस्थान प्रदेश मारवाड़ी अस्मिता बनाम गुजराती अस्मिता के सवाल पर चेतना में जागेगा शायद 2024 तक। ये मैं नहीं, बहुत सारे राजनीतिक और पत्रकार लोग इस विषय पर अपनी बात कह रहे हैं। मित्रों, राजस्थान के बाद अगर हम चलें तो महाराष्ट्र में तो मराठी अस्मिता का प्रश्न कई बार उठता है। जब नारायण राणे कांग्रेस में थे तो उनके अमेले पुत्र नितेश राणे ने भी गुजराती अस्मिता को कोसा था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। शरद पवार को जब पिछले चुनाव के वक्त में ईडी का नोटिस आया तो शरद पवार ने खुलकर कहा, वक्तव्य दिया कि ये गुजराती लोग मराठियों के को क्या सीना तान के दिखा रहे हैं, चलो हम आते हैं, हम मराठे तुम्हें सिखाएंगे। और उन्होंने बोला है कि ईडी के ऑफिस पहुंच रहे हैं हम, और जैसे उन्होंने बोला ईडी के ऑफिस पहुंच रहे हैं, यहाँ पर यशवंत राय चौहान और शरद पवार के घर में तमाम मराठों की और उनके समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। तो उन्होंने कहा कि हम सब ईडी के ऑफिस आ रहे हैं
और आपकी नोटिस का जवाब देने, और मालूम पड़ा वहां ईडी ऑफिस से फोन आ गया, नहीं नहीं भाई हम वो नोटिस वापस लेते हैं, आप मत आइए, और ईडी भाग खड़ी हुई। तो ये जो गुजराती अस्मिता द्वारा भेजी गया ईडी का नोटिस था, वो मराठी अस्मिता के आगे धूल धूसरित हो गया। सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्होंने ये प्रश्न चुनाव में उठाया, बरसते पानी में शरद पवार भीगे, और उन्होंने बार बार गुजराती अस्मिता पर सवाल उठाए, और अंत में जाकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनी, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। जो एक और बात, इसकी बात करनी जरूरी है, आपको भी पता है कि वेदांता ग्रुप महाराष्ट्र में लगने वाला था, व्यापार, कई व्यापार यहां से चले गए, वेदांता ग्रुप को मोदी जी गुजरात ले गए, फॉक्सवैगन का ग्रुप जो है गुजरात लेके चले गए, कपड़ा उद्योग जो कालवा देवी में था उसको उठा के सूरत ले गए, जो डायमंड मार्केट था उसको उठाकर अहमदाबाद ले गए, शेयर मार्केट की बिल्डिंग भी अहमदाबाद में तैयार है। और एक सूचना हम और आपको दे दें कि एक गिफ्ट है, गिफ्ट का मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बंबई के बीकेसी में लगने वाले थे और अभी कुछ चल भी रहे हैं, उसको भी उठाकर ये नरेंद्र मोदी साहब गिफ्ट का मार्केट भी उठाकर अब अहमदाबाद में ले गए हैं, और उसकी बिल्डिंग बन रही है। अब बीकेसी के में जो बाजार है, लगता वो उसको खाली करते जाएंगे। मैं एक बात कहता चलूं, फिर मैं किसी और प्रांत पर आता हूं। यहाँ पर यूपी के बहुत से निवासी हैं, करोड़ों में निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ से अधिक तो सिर्फ बंबई में है। वो उत्तर प्रदेश के निवासी महाराष्ट्र में बसे, वो कहते हैं भाई मेरे बुजुर्ग 100-200 साल, 300-500 साल पहले आए, उन्होंने दूध बेचकर, अखबार बेचकर और दूसरे छोटे मोटे काम करके बंबई के निर्माण में सहयोग किया, और हमारे लिए घर बनाए, हमारे लिए व्यापार बनाए। आज नरेंद्र मोदी हमें जड़ों से उखाड़ना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश वासियों का व्यापार, हमारे लिए जब व्यापार ही नहीं रहेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा, नौकरियां नहीं रहेंगी, तो हमारे लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है। तो वो उत्तर भारतीय कुछ नाराज से हैं, और वो प्रश्न उठा रहे हैं कि आप महाराष्ट्र से सारे जो व्यापार और ये सारी चीजें ले जाते हैं। और एक चीज और हमें देखने में पर्सनल मिलता है कि महाराष्ट्र का, बंबई का फिल्म उद्योग बहुत विकसित रूप से सामने आया, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने शूटिंग में रिबेट के या दूसरे तमाम की वजह से उन्होंने बार बार बंबई के फिल्म उद्योग पर हमला करने की कोशिश की और उसको तोड़ने की कोशिश की। पता नहीं क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी को मराठा अस्मिता से कौन सी परेशानी है। अब इस पर तो बाद में बात करेंगे। इन दोनों में एक विरोध भी रहा जिसमें 107 मराठियों ने अपनी जान दी थी। आज भी फोर्ट में उनका बना है, स्मारक बना हुआ है, वो उससे कभी बात नहीं। तो फिल्म उद्योग आप तोड़ रहे हैं, सारे उद्योग आप ले चले हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी काम नहीं मिलेगा, यहाँ के मराठे लोगों को भी काम नहीं मिलेगा। तो बार बार मराठियों और उत्तर भारतीयों में, यहाँ के उत्तर भारतीयों में प्रश्न उठता है कि मराठी अस्मिता के सामने ये जो गुजराती अस्मिता बार बार आ रही है, अब इसका क्या होगा। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की, तो 2024 में नरेंद्र मोदी को ये जो व्यापार उठा कर ले गए, या आपने बाल ठाकरे की अस्मिता को ललकार दिया, या आपने शरद पवार की अस्मिता को, मराठा अस्मिता को ललकार दिया, गुजरात में बैठ के अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मराठों की जो अस्मिता को ललकारा है, आपने जो तोड़ी है पार्टियां, आप जो फिल्म उद्योग तोड़ा है, आप जो व्यापार ले गए हैं, वो अब 2024 में मराठा अस्मिता जाग कर इन 48 सीटों में आपको एक बहुत बड़ा उत्तर देने जा रही है, ऐसा पत्रकारों का और बुद्धिजीवियों का विशेषज्ञ। आइए, राजस्थान और महाराष्ट्र अस्मिता के बाद अब बात करते हैं बंगाली अस्मिता की। बंगाली अस्मिता, अरे वो तो शेरनी है ममता बनर्जी। अरे आप ही जाके उनको ललकारने गए थे नरेंद्र मोदी, दीदी ओ दीदी, उनको कौन ललकारने गया था। वो अपना काम, टीएमसी का काम पश्चिम बंगाल में कर रही है, आप ही जाके टीएमसी के लोगों को तोड़ते हैं। आप जो है शारदा
चिट फंड के नाम पर टीएमसी के लोगों को तोड़कर अपने साथ लाते हैं, चाहे मुकुल राय हो चाहे दूसरे तमाम हो। आपने उनको छेड़ा और बाद में जाके, आपको याद है ना कि आप विधानसभा के चुनाव में दीदी और दीदी चिल्ला रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी तक अगर ये बात पहुंच सके, कि पश्चिम बंगाल की औरतें ममता बनर्जी को शेरनी मानती हैं, और जब आपने दीदी और दीदी कहकर उनका मजाक उड़ाया तो सब फेटा बांध के खड़ी हो गई, और सारी महिलाओं ने उस वक्त वोट दिया था और ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो गई थी। तो बंगाली अस्मिता के साथ वहां की महिलाएं खड़ी हैं पश्चिम बंगाल की, और ममता बनर्जी के साथ खड़ी हैं। अभी अभी ममता बनर्जी ने फिर बोला ना, अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया मोदी जी को, साफ बोला मोदी जी को कि मोदी जी आप हमारे 4 अरेस्ट करोगे तो हम आपके 8 अरेस्ट करेंगे। आप 4, मैं आपको याद दिला दूं, 4 एमएलए टीएमसी के अरेस्ट करके रखे हैं ईडी ने। तो चलते हुए उन्होंने ये भी कहा ममता बनर्जी ने कि आपके पास अगर ईडी है तो हमारे पास बंगाल पुलिस है। उन्होंने बंगाल शब्द पर जोर दिया, उन्होंने बंगाल अस्मिता को उभारने की कोशिश की, और ये बात सही भी है कि सीधा बंगाली अस्मिता गुजराती अस्मिता से टकराने को तैयार बैठी। उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का अभी पिछले ही हफ्ते अडानी का जो एक ठेका था उसे कैंसिल कर दिया। सब लोग बड़ा शाबाश बोल रहे हैं, 25,000 करोड़ का ठेका। और अडानी की जो सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन अडानी के लिए, अडानी की जो दुश्मन है महुआ मोइत्रा, लोग समझे थे इतनी मुखर है शायद ममता बनर्जी उनका साथ दे या ना दे, लेकिन ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा का साथ दिया और उन्होंने अडानी का 25,000 करोड़ का ठेका कैंसिल करके बता दिया कि महुआ मोइत्रा के साथ हैं, और हम बंगाली अस्मिता को यूं ही नहीं, घटनाएं तो कई हैं लेकिन अभी इसमें बड़े संक्षेप में सिर्फ बंगाली अस्मिता बनाम गुजराती अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो ये जो 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, वे बड़ी भारी पड़ने वाली हैं नरेंद्र मोदी और गुजराती अस्मिता पर। इसलिए ये लोगों का ध्यान है कि आने वाले कुछ ही महीने में लोकसभा के चुनाव में बंगाल में गुजराती अस्मिता को घुसने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, बंगाली अस्मिता जरूर गुजराती अस्मिता पर हावी होने के लिए तैयार है, और 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल के वो अपना परचम फहराने के लिए इंडिया अलायंस के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। हमें लगता है कि कभी कभी हम कुछ और बातें भी करें, केवल इन्हीं प्रांतों पर अस्मिताएं नहीं टकरा रही। अभी ताजा बात है 1 महीने की, मैं वो जिक्र जरूर करूंगा, यूपी की भैया अस्मिता, उत्तर प्रदेश की भैया अस्मिता है, जो कि आप ये तय मान के चलिए कि, और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का पद का रास्ता वो उत्तर प्रदेश से ही आता है। आपने नरेंद्र मोदी जी, आपने भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री पद का रास्ता तलाशा, और यूपी के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, काशी के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। तो यूपी में आप क्या कर रहे हैं? आप यूपी में गुजरात अस्मिता को, गुजराती प्रभाव को डालकर क्या करना, सिद्ध करना चाहते हैं? आप वहां अगर योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो आप बार बार क्यों उन्हें अस्थिर करना चाहते हैं? आपको लगता है कि कोई उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नेता है वो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री कुर्सी की ओर बढ़ चले, योगी कुर्सी की ओर बढ़ चले प्रधानमंत्री की ओर, इसलिए आप योगी को कमजोर करना चाहते हैं। आपने योगी को कमजोर किया और उनकी जगह कोई और मौर्य, कोई ये चौधरी, इनके नाम आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ उत्तर प्रदेश के ठाकुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी अब ये देख रही है कि आप जानबूझकर उत्तर प्रदेश के नेताओं को प्रभावित करते हैं, कमजोर करते हैं, ताकि दिल्ली में गुजराती अस्मिता प्रथम नंबर पर रहे। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये यही योगी हैं जिन्होंने 10,000 रुपए का मीटर था अडानी का,
जो इन्होंने कैंसिल किया, उसके ऑर्डर को कैंसिल किया, तो नरेंद्र मोदी जी बड़ा बुरा मान गए थे। और तब इन्होंने ये क्या किया था, योगी जी ने नवनीत अवस्थी जो उनके सेक्रेटरी थे, पर चीफ सेक्रेटरी, उनके एक्सटेंशन के लिए बोला अमित शाह से, तो अमित शाह ने वो मना कर दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि खुद, हालांकि उनको रखा, मैं अरविंद कुमार शर्मा पर आना चाहता हूँ। अरविंद कुमार शर्मा गुजराती अस्मिता के ही प्रतीक हैं, जो यहाँ पर बैठे रहते हैं, और उनको मंत्री पद जबरदस्ती दिया गया है, और वो मंत्री पद उन्होंने उसके माध्यम से वो अपना करते रहते हैं, सारी चीजें दबाव की राजनीति करते हैं, और गुजराती अस्मिता को यूपी की अस्मिता पर हावी होने के लिए तैयार रहते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि योगी और अमित शाह एक दूसरे के खिलाफ हैं। सब अच्छी तरीके से पता है कि योगी और अमित शाह योगी को हटाना चाहते हैं। उसी तरह योगी ने क्या किया कि संजय शेरपुरिया जो वाईफाई यूज करता था इनका, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री आवास का, उसको अरेस्ट कर लिया। तो शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने क्या किया, बच्चों जैसे खेल होते हैं। अमित शाह ने जेलैंड इंडस्ट्रीज जो गोरखपुर में है, वो योगी के बहुत करीबी हैं, उन पर छापा मारा। इसी तरीके से बातें आगे चल रही हैं, और यूपी की जनता को लगने लगा है कि यूपी की अस्मिता को गुजराती अस्मिता चुनौती दे रही है। इसलिए वे सब तैयार होकर बैठे हैं कि क्या 80 सीटों वाला यह प्रदेश, क्या अब एक बार, मैं बहुत सुनिश्चित नहीं हूं, जिस ढंग से मैंने बंगाल की बात की, जिस तरह से महाराष्ट्र की बात की, जिस तरह से राजस्थान की बात की, तो क्या उसी तरीके से मैं दूसरी बात उत्तर प्रदेश की उतने दावे के साथ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो है 80 सीटों पर एक करवट ले सकता है। एक बार अगर यूपी की अस्मिता जागी तो बहुत ही महंगा पड़ेगा श्रीमान नरेंद्र मोदी को। मैं बिहार की बात भी करना चाहता हूं। एक बार बिहार को ललकारा था, बिहार को आपको सबको याद होगा। बिहार की बात मैं अंत में कर रहा हूं, मुझे थोड़ा पहले करना चाहिए। बिहार को के डीएनए को एक बार नरेंद्र मोदी ने ललकार दिया था। तब जो इन्होंने, नीतीश कुमार ने बोला था कि हमारा डीएनए को आप चिंता मत करिए, और दोबारा हमारे बिहारियों के डीएनए को मत ललकारिए। लालू ने भी कहा था एक बिहारी सब पर भारी। और उसके बाद से धीरे धीरे इनका जो खिलाफत बढ़ती चली गई। और वैसे तो कई वर्ष रहे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ चीफ मिनिस्टर बने रहे वहां बिहार में, लेकिन आज वो उनसे अलग हो गए हैं। तो ये सवाल जो बिहार के डीएनए में खराबी की बात जो नरेंद्र मोदी ने उठाई थी, ये सवाल देखिएगा फिर से जागेगा, ये सवाल फिर से जागेगा। और इसके बाद जो बिहार ने किया, अभी इंडिया अलायंस के गठन का काम किया नीतीश कुमार ने ही आगे बढ़कर तमाम लोगों को इकट्ठा किया। राहुल गांधी और खड़गे उनके साथ थे, अरविंद केजरीवाल उनके साथ थे। उसी तरीके से बिहार ने आगे बढ़कर जाति सर्वेक्षण को खुला कर दिया। जाति सर्वेक्षण को ओपन कर देना, इस सर्वे को आम बना देना, ये जो है ये सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी को झटका रहा। और ये कहा जा रहा है कि बिहारी अस्मिता ने गुजराती अस्मिता को सबसे बड़ी ठोकर दी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मतलब उन्होंने यहाँ सवर्णों को, उन्होंने ये कहा कि सवर्णों को भी हम देंगे, और उन्होंने सवर्णों को भी आरक्षण दिया। मैं वापस आना चाहता हूँ, ये जयप्रकाश नारायण, कौटिल्य, चाणक्य, इन सबकी धरती है। ये यहाँ की बिहारी अस्मिता जो है गुजराती अस्मिता से जब टकराएगी, तो यहाँ की 40 सीटें वो बहुत ही बुरी तरीके से, वैसे भी पिछली बार 39 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा शामिल हुई थी, एक ही बिहार को सीट, एक ही दूसरे दलों को मिली थी। तो अभी मैं वो बोलना चाहता हूं कि शायद इस बार 40 सीटें हावी रहेंगी, जिसमें इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार। एक मुद्दा भी और उठ रहा है
मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि बिहारी अस्मिता और गुजराती अस्मिता के बाद, तो यही गुजरात है जहां पर मजदूरों को, बिहारी मजदूरों को खदेड़ा गया, मारा गया, प्रताड़ित किया गया। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बिहारी अस्मिता जाग चुकी है गुजराती अस्मिता के खिलाफ, ऐसा दिख रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर एक टैली के साथ मैं वापस लौटता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 राजस्थान, हालांकि मैं इसमें यूपी ले आया, लेकिन 25 राजस्थान, 42 बिहार, 48 महाराष्ट्र, अब ये सीटें अपनी अस्मिता के प्रश्न पर टकरा रही हैं अमित शाह से, मोदी से, गुजराती अस्मिता से। मैं फिर ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि राजस्थान की अस्मिता, महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता, मारवाड़ी अस्मिता, मराठी अस्मिता, बिहारी अस्मिता और प्लस बंगाली अस्मिता, ये चारों अस्मिताएं नरेंद्र मोदी के गुजराती अस्मिता पर भारी पड़ने जा रही हैं 2024 के चुनाव में। दोस्तों, आप हमारे साथ रहे, आपका धन्यवाद। हम इसी तरीके से आपके सम्मुख आते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।